वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 6 के हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 7 अध्याय को देख लिया था। ये अध्याय 8वां है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और चूँकि एनसीईआरटी के कक्षा 6 में केवल क्या है तो प्राचीन भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत। इसी प्रकार करते करते हम लोग जो है 12th तक का पूरा जो है एनसीईआरटी पढ़ लेंगे कम्प्लीटली। तो जो कि ये यूट्यूब के इतिहास में इस तरह की खास करके एनसीईआरटी का जो इतिहास है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ और इस तरह के बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस अध्याय 8 को, जिस चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। क्या नाम है? खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे की खोज कब हुई थी? लगभग 3000 बरस पूर्व। तो ये एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछा गया है, खास करके बीपीएससी के एग्ज़ाम में, कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे की खोज कब हुई थी? लगभग 3000 बरस पहले। कब? लगभग 3000 बरस पूर्व। लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण कब मिला है? करीब 2500 बरस पहले। तो लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण करीब 2500 बरस पहले मिला है। खासकर जंगलों को साफ करने के लिए, कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल का इस्तेमाल की शुरुआत हुआ, जिससे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो गई। तो करीब 2500 बरस पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिला। तो इससे खास करके जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हल के फाल का इस्तेमाल शुरू हो गया और साथ ही साथ कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि हो गई। अब है कि लौह युग में, तो जिस युग में लोहे की खोज हुई उस युग का नाम रखा गया लौह युग, क्योंकि इसके आने से एक क्रांति सी आ गई। इसमें सिंचाई के साधन थे नहर, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय। कौन कौन? नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय। लौह युगीन प्रारंभिक औजार कौन कौन थे? हंसिया, कुल्हाड़ी और सणसी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लौह युग के प्रारंभिक औजार थे हंसिया, कुल्हाड़ी और सणसी। तीनों याद रखेंगे, एनसीईआरटी का है। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में लोगों का जो निवास होता था उसे क्या कहा जाता था? तो कौन कौन लोग निवास करते थे? तो भारतीय उपमहाद्वीप के जो दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में किस प्रकार के लोगों का निवास था? तो एक था बेलल्ला। क्या नाम था? बेलल्ला। ये तमिल क्षेत्र में बड़े भूभाग के स्वामी होते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलल्ला कौन होते थे? तमिल क्षेत्र में बड़े भूभाग के स्वामी। उसके बाद उणवार, साधारण हलवाहे, जो हलवाहा होते थे, अर्थात जो हल चलाते थे उन्हें उणवार कहते थे। उसके बाद कड़ैसियार, ये भूमिहीन मजदूर होते थे, कड़ैसियार। उसके बाद अधिमई, दासों को अधिमई कहा जाता था। तो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कौन कौन प्रकार के लोग निवास करते थे? तो बेलल्ला, जो तमिल क्षेत्र में बड़े भूभाग के स्वामी होते थे। उणवार, ये साधारण हलवाहे होते थे। कड़ैसियार, जो भूमिहीन मजदूर होते थे। जबकि अधिमई, जो कि दास यानी कि गुलाम होते थे। इसके बाद है भारत के उत्तरी हिस्से में गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। इसका पद आनुवंशिक होता था, अर्थात इसका बेटा ही ग्राम भोजक बनता था। तो भारत के उत्तरी हिस्से में जो ग्राम का प्रधान व्यक्ति होता था उसे क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम भोजक। एक एक चीज़ दिमाग में नोट रखेंगे। और इसका जो पद होता था वो आनुवंशिक होता था। आनुवंशिक का मतलब होता है कि
इसका बेटा क्या बनता था, तो ग्राम भोजक बनता था, और उसका बेटा फिर ग्राम भोजक। तो ग्राम भोजक के बारे में देखा जाए तो आम तौर पर यह जो ग्राम भोजक होता था, गांव का सबसे बड़ा भूमि भूमि का स्वामी होता था। इसके जमीन पर दास और मजदूर काम किया करते थे। यह टैक्स वसूलने का काम करता था। साथ ही साथ कभी कभी यह न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करता था, अर्थात जजमेंट का भी काम करता था और दंड भी देता था। तो ग्राम भोजक कौन होता था? गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी, और यह इसके ज़मीन पर दास और मजदूर काम किया करते थे। यह टैक्स भी वसूलता था। साथ ही साथ यह न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करता था। अब एक गांव के स्वतंत्र कृषक क्या कहे जाते थे? गृहपति। गांव के जो स्वतंत्र कृषक होते थे, किसान होते थे, इन्हें गृहपति कहा जाता था। और इनमें जो ज़्यादातर किसान होते थे वे छोटे तरह के किसान होते थे, छोटे किसान होते थे। वैसे स्त्री पुरुष जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी उन्हें दास कार्यकार कहा जाता था। तो वैसे स्त्री पुरुष जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी उन्हें दास कर्मकार कहा जाता था। ये जो दास कर्मकार होते थे ये दूसरों की ज़मीन पर अपना जीविका चलाते थे, अर्थात दूसरों की ज़मीन पर खेती करके अपनी जीवन यापन करते थे। तो अधिकांश गांव के व्यक्ति कौन कौन समुदाय के थे? तो लोहार थे, कुम्हार थे, बढ़ई थे और बुनकर थे। तो लौह युग में जो अधिकांश गांव थे, तो गांव के व्यक्ति कौन कौन सा पेशेवर थे? लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर। बुनकर का मतलब होता है जो कपड़ा, जो सूत बिनता है। तमिल की प्राचीनतम रचनाएं क्या कही जाती हैं? संगम साहित्य। जो तमिल भाषा की प्राचीनतम रचनाएं हैं उन्हें संगम साहित्य की श्रेणी में रखा गया है। क्या कहा गया है? संगम साहित्य। प्राचीन नगरों के बारे में जानकारी के अन्य स्रोत कौन कौन हैं? तो मूर्तियों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार। तो प्राचीन नगरों के बारे में जानकारी के अन्य स्रोत कहाँ से मिलते हैं? तो मूर्तियों की रेलिंग से, खंभों से या उसके प्रवेश द्वार से। अब है सांची का स्तूप। सांची के स्तूप के बारे में देखा जाए तो सांची की मूर्ति कला का स्पष्ट नमूना मध्य प्रदेश की सांची का स्तूप है, जिसमें उस समय के शहरी जीवन के दृश्य का वर्णन है। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सांची है। तो यह सांची की मूर्ति कला जो है, मध्य प्रदेश की सांची का स्तूप जो है, यह सांची की मूर्ति कला का स्पष्ट नमूना है। और इसमें उस समय के सम्राट अशोक के समय के शहरी जीवन का दृश्य है। अब है कि महाजनपदों की राजधानी का घिराव चारों तरफ के दीवारों से हुआ था। इन दीवारों को क्या कहा जाता था? परकोटा। तो महाजनपद कितने थे? 16, जिसमें सबसे बड़ा था मगध, चेदी, कुरु, पंचाल, ये सभी क्या थे? महाजनपद थे। मत्स्य। तो इनकी राजधानी जो थी वह चारों तरफ से दीवारों से घिरी होती थी। इन दीवारों को परकोटा कहा जाता था। क्या? परकोटा। प्राचीन काल में शहरों में प्रयुक्त होने वाले घरों में गुसलखाने, तो प्राचीन काल में शहरों में प्रयुक्त होने वाले गुसलखाने जो होते थे उसकी क्या विशेषता थी? एक सेकेंड।
ठीक है। तो प्राचीन काल में शहरों में प्रयुक्त होने वाले गुसलखाने, देखिए थोड़ा सा लगता है यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, तो लगता है एक चीज़ छूट गया है। तो गुसलखाने जो होते थे, गुसलखाने क्या होते थे? गुसलखाने होते थे जहाँ पे लोग भोजन बनाते थे, खास करके बाथरूम का क्षेत्र गुसलखाना कहा जाता था। तो ये चीज़ है, उन्हें कोडन कहा जाता था। क्या? कोडन। नाम लिख लीजिए, कोडन। अब देखिए, अब है कि इसके शहरों के बारे में बात की जाए चला गया। अब देखिए यहाँ पे है, अब मथुरा के बारे में, मथुरा के बारे में एक चीज़ यहाँ पे लगता है कि मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे उसको बता दिया जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है जो कि छूट गया है, तो उसे हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए मथुरा के बारे में है कि शहर के चारों ओर किले बंदी थी। मथुरा के बारे में है कि शहर के चारों ओर किले बंदी थी, इनमें अनेक मंदिर थे, इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का भी केंद्र था। कृष्ण भक्ति का यह महत्वपूर्ण केंद्र था। बौद्ध विहार और जैन विहार के साथ यह महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र भी था। लगभग 2000 बरस पहले कुषाणों की यह दूसरी राजधानी हुआ करती थी। तो मथुरा के चारों ओर क्या था? किलेबंदी थी, इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। यह जो मथुरा था, यह मूर्ति बनाने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था। कृष्ण भक्ति का भी यह महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। बौद्ध विहार और जैन विहार के साथ साथ यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण यह धार्मिक केंद्र भी है। लगभग 2000 बरस पहले यह कुषाणों की दूसरी राजधानी हुआ करती थी। अब देखिए मथुरा के अभिलेख के बारे में हम लोग पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो मथुरा में प्रस्तर खंडों, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, प्रस्तर खंडों तथा मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख की प्राप्ति हुई है, जिसमें स्त्रियों तथा पुरुषों के द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख है। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार क्या करते थे? दान देते थे। तो मथुरा में जो पत्थर के टुकड़े हैं उस पर और मूर्तियों पर अनेक अभिलेखों की प्राप्ति हुई है। इस पर जो है स्त्रियों तथा पुरुषों के द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख है। और ये दान कौन देते थे? तो शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी या फिर शिल्पकार। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख किया गया है। अर्थात उस समय के जितने सारे व्यापार थे उसका उल्लेख है। उत्तरी काले चमके पात्र, तो उत्तरी काले चमके पात्र NBPW, N का मतलब नॉर्थ, B का मतलब ब्लैक, P का मतलब पॉलिश्ड और W का मतलब होता है वेल, मतलब पात्र, बर्तन। यह जो है एक कठोर चाक धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार काली सतह वाला पात्र होता था। पात्र का मतलब होता है बर्तन, बर्तन। तो यह जो उत्तरी काले चमकीला पात्र होता था, यह एक कठोर चाक होता था जो धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाला पात्र होता था।
इसे बनाने के लिए कुम्हार जो होते थे मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। तो जो उत्तरी काली चमक पात्र होती थी कठोर चाक धातु की तरह, यह कठोर होता था और चाक धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाला एक बर्तन होता था। और इसे बनाने के लिए जो कुम्हार होते थे मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके फलस्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी और इन पर एक पतली काली लेप लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी एक चमक प्रदान करती थी। और इनकी प्राप्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। इनकी प्राप्ति कहाँ हुई? भारतीय उपमहाद्वीप में। और इसके मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन होते थे। ये मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन बनते थे, इससे ये बर्तन होते थे। अब प्राचीन काल में कपड़ों के उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो प्राचीन काल में कपड़े के उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। तो इम्पॉर्टेंट है कि प्राचीन काल में कपड़ों के उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई। यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। शिल्पकारों और व्यापारियों के द्वारा बनाए गए संघ का नाम क्या था? श्रेणी। तो शिल्पकार और व्यापारी खुद के द्वारा एक संघ का निर्माण किए थे। इन संघ को क्या कहा जाता था? श्रेणी। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा गया है, क्या कहा जाता था? श्रेणी। ये श्रेणी क्या करते थे? शिल्पकारों की श्रेणियों का क्या काम था? तो ये शिल्पकारों को ट्रेनिंग देते थे, प्रशिक्षण देते थे, कच्चा माल उपलब्ध कराते थे और जो माल तैयार हो जाता था उसको ये मार्केट में या फिर अन्य जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वितरण करते थे। तो शिल्पकारों की श्रेणियों का क्या काम था? प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण कराना। व्यापारियों की श्रेणियों का क्या काम था? जो व्यापारी होते थे उनकी श्रेणियों का क्या काम था? तो ये इनका कार्य बैंकों के रूप में किया जाता था। किस रूप में? बैंकों के रूप में, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था और उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था। या फिर तो ये जो व्यापारी के श्रेणी होते थे इनका काम बैंकों के रूप में किया जाता था और जहां लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश किसके लिए किया जाता था? लाभ के लिए। और उससे जो लाभ होता था उसका कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था। या फिर जो फिर मठ होता था या धार्मिक संस्थान होता था वहाँ पे उसे दान कर दिया जाता था। मठों या फिर धार्मिक संस्थानों में दान कर दिया जाता था। सूत की कताई और बुनाई का काम। सूत की कताई और बुनाई का काम कहाँ होता था? तो विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में होता था। तो जो सूत की कताई और बुनाई होता था जिससे कपड़ा बनता था, तो उसका कार्य विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में होता था। इसमें जो लोग लगे होते थे सूत की कताई में, कौन कौन से लोग थे? तो सूत की कताई और बुनाई में काम करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? तो ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुनियों, वृद्धा, वैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। तो सूत की कताई और बुनाई के काम कौन कौन लोग करते थे? तो ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुनियों, भिक्षुनी का मतलब होता है भिक्षु, भिक्षुनी जो स्त्री होती हैं उन्हें भिक्षुनी कहा जाता था। वृद्धा, वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत, वैश्या, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों के द्वारा यह काम कराया जाता था। अब है कि सूत कातने और बुनाई के काम में लगी महिलाओं को पारिश्रमिक
अर्थात उन्हें वेतन कैसे मिलता था, कितना मिलता था। जो महिलाएं सूत काटने और बुनाई के काम में लगी होती थीं उनको पारिश्रमिक अर्थात मेहनताना अर्थात वेतन कैसे या कितना मिलता था। तो काम और गुणवत्ता के आधार पर जिन महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी उनके माल को लाने और ले जाने का काम उनकी दासियों का होता था। तो काम और गुणवत्ता के आधार पर उन्हें वेतन मिलता था। महिलाओं को जो बढ़िया काम करती थी, जो ज़्यादा दक्ष होती थी उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता था, और जो कम गुणवत्ता वाली होती थी उन्हें कम पैसा मिलता था। जिन महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी उनके माल को ले जाने और लाने का काम कौन कौन करती थी? उनकी दासियाँ करती थी, उनकी दासियाँ। जो महिलाएं कारखाने तक जाने में सक्षम होती थी वे कारखाने तक माल ले जाने और तैयार माल को वापस ले आने का काम उन्हीं का था। और जो महिलाएं कारखाने तक जा सकती थीं, बाहर आती जाती थीं, तो जो कच्चा माल तैयार हो जाता था और तैयार के बाद कच्चा माल ले जाना और उसके बाद तैयार माल को वापस लाने का काम उन्हीं का होता था, और उसी के अनुसार उसका पारिश्रमिक भी तय होता था। काम पूरा न करने वाली, इधर उधर की बात करने वाली महिलाओं को निरीक्षक और अधिकारियों के द्वारा जुर्माना या अंगूठा काटने तक की सज़ा का भी प्रावधान था। जो महिलाएं काम नहीं करती थीं, आनाकानी करती थी, इधर उधर की बात करती थी, तो उनको निरीक्षक और अधिकारी दंड देते थे, जुर्माना लगाते थे। साथ ही साथ अंगूठा काटने तक की भी सज़ा का प्रावधान था। ज़्यादातर अगर गलती किए हों तो उन्हें अंगूठा भी काट दिया जाता था। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है अरिकमेडु। अरिकमेडु के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो समझे पहले अरिकमेडु क्या है। तो प्राचीन समय में यह एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। पतन अर्थात बंदरगाह लगभग 2200 से 1900 बरस पहले। तो लगभग 2200 से 1900 बरस पहले प्राचीन समय में एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था पुडुचेरी, जो एक प्रकार का प्रमुख पतन या बंदरगाह था, जहां दूर दूर से जहाज़ों के द्वारा सामान उतारे जाते थे। यहाँ पे दूर दूर से जहाज़ों के द्वारा सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक गोदाम की भी प्राप्ति हुई है। तो यहाँ ईंटों से बना एक गोदाम की भी प्राप्ति हुई है। शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखने के लिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र की भी यहाँ से प्राप्ति हुई है। तो शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखने के लिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र की भी यहाँ से प्राप्ति हुई है। इसे पकड़ने के लिए, एम्फोरा को पकड़ने के लिए इसके दोनों तरफ हत्थे लगे होते थे। क्या लगे होते थे? हत्थे। इसके बाद एरेंटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन की भी इस अरिकमेडु से प्राप्ति हुई है। तो एरेंटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन की भी प्राप्ति हुई है। इसका नाम इटली के एक शहर के नाम पर एरेंटाइन पात्र रखा गया है। तो एरेंटाइन पात्र जो है मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन को कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है। तो एरेंटाइन क्या है? तो मुहर लगा हुआ लाल चमकदार बर्तन है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? तमिलनाडु के अरिकमेडु से। और यह जो एरेंटाइन है इसका नाम इटली के एक शहर एरेंटाइन के नाम पर रखा गया है। एरेंटाइन पात्र, पात्र माने बर्तन। एरेंटाइन पात्र का निर्माण मुहर पर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। तो एरेंटाइन पात्र का निर्माण कैसे किया जाता था? मुहर पर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर। यह रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न की भी प्राप्ति हुई है। तो अरिकमेडु से रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा साथ ही साथ रत्न की भी प्राप्ति हुई है। इन रत्नों का डिजाइन रोमन था लेकिन निर्माण अरिकमेडु में हुआ था। तो इन रत्नों का डिजाइन कैसा था? रोमन था लेकिन इनका निर्माण अरिकमेडु में हुआ था। तो छोटे छोटे पात्र और कुंड की भी प्राप्ति हुई है।
शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य की भी प्राप्ति हुई है। तो छोटे छोटे पात्र या कुंड की भी प्राप्ति हुई है। किस प्रकार के कुंड की? तो किस प्रकार के कुंड की प्राप्ति हुई है? कपड़े की रंगाई के और शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से बने मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य की भी प्राप्ति हुई है। अब है तमिल बाहमी अभिलेख। इंपॉर्टेंट है, इससे भी लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो तमिल बाहमी अभिलेख क्या है? तो तमिलनाडु से कई अभिलेखीय मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखा हुआ है। तो तमिलनाडु से कई अभिलेख की प्राप्ति हुई है, साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन पर प्राप्त तो तमिलनाडु से कई अभिलेखित मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, अर्थात अभिलेख लिखा हुआ मिट्टी के बर्तन की प्राप्त हुई है जिन पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखा गया है। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग होता था। तो प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग होता था। अब देखिए रोम के बारे में यहाँ पे पढ़ें। रोम के बारे में जिसका एक प्रारंभिक इतिहास है, तो यह इटली की राजधानी है। किसकी राजधानी है? इटली की। यूरोप का यह सबसे पुराना शहर है। तो यूरोप का सबसे पुराना शहर कौन है? रोम। इसका विकास तब हुआ जब गंगा के मैदानों में शहरों का विकास हुआ। इसका विकास तब हुआ जब गंगा के मैदानों में शहरों का विकास हुआ। यह जो रोम था, यह बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। इसका फैलाव यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया तक था। अब साथ ही साथ अभी तक है। तो यह बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी है। इसका फैलाव यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया तक है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का जो शासक था 2000 बरस पहले, उसका नाम था अगस्टस सीजर। क्या नाम था? अगस्टस सीजर। इसी अगस्टस सीजर ने रोम शहर का निर्माण किया था। कैसे? संगमरमर से और ईंटों से। तो इटली जो है रोम की राजधानी, रोम जो है इटली की राजधानी है, यूरोप का सबसे पुराना शहर है। इसका विकास तब हुआ जब गंगा के मैदान में शहरों का विकास हुआ। बहुत बड़े यह साम्राज्य की राजधानी है। इसका फैलाव यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक है। सबसे महत्वपूर्ण इसका जो शासक था 2000 साल पहले अगस्टस सीजर था। अगस्टस सीजर ने इसी रोम शहर का निर्माण किया था। कैसे? ईंटा और संगमरमर से। अगस्टस सीजर ने कई मंदिर, महल तथा बड़े बड़े रंग महल, जिसे रोम भाषा में एम्फी थिएटर कहा जाता है, उसका निर्माण किया। तो अगस्टस सीजर ने कई मंदिर, महल और बड़े बड़े रंग महल अर्थात एम्फी थिएटर का भी निर्माण किया। इन महलों के चारों तरफ दर्शकों को बैठने के लिए सीढ़ी नुमा जगहें भी बनाई गई थी, जहां लोग क्या करते थे? तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देखते थे। यहाँ पर लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देखने की भी व्यवस्था थी। अगस्टस सीजर ने स्नानागार का भी निर्माण किया था, जहाँ पर स्त्री और पुरुष क्या करते थे? नहाते थे। और इनके लिए नहाने का अलग अलग समय भी निर्धारित था। इन स्नानागार में लोग एक दूसरे से मिलते जुलते भी थे, साथ ही साथ आराम भी करते थे। तो अगस्टस सीजर ने रोम में एक विशाल स्नानागार का भी निर्माण किया था, जहां स्त्री और पुरुष क्या करते थे? अलग अलग समय पर अलग नहाते थे। और साथ ही साथ स्नानागार में लोग क्या करते थे? एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। अब रोम का बड़ा जलवाही सेतु, जिसे एक्वाडक्ट कहा जाता है, तो रोम का जो बड़ा बड़ा जलवाही सेतु होता है, अर्थात सेतु का मतलब होता है पुल, जिसे एक्वाडक्ट कहा जाता है, इसका उपयोग शहरों के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाने में इस्तेमाल होता था। तो रोम में बहुत बड़े जलवाही सेतु बने होते थे, पुल बने होते थे जल के ऊपर,
जिसे रोमन भाषा में एक्वाडक्ट कहा जाता है। तो इसका उपयोग शहरों के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाने में उपयोग किया जाता था। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्न है यहाँ पे उसे, और इसके बाद यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है, आओ याद करें। तमिल में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो तमिल में जो बड़े भूस्वामी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो अभी हमने बताया है कि जो तमिल भाषा में बड़े बड़े जो भूस्वामी होते थे उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्राम भोजक याद रखेंगे। और वैसे तो जनरली ग्राम भोजक होते थे, लेकिन तमिल भाषा में इसे बेलल्ला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसे बेलल्ला कहा जाता था। बेलल्ला। ग्राम भोजक की जमीन पर प्रायः किसके द्वारा खेती की जाती थी? तो ग्राम भोजक की जमीन पर प्रायः किसके द्वारा खेती की जाती थी? दासों और मजदूरों के द्वारा। किसके द्वारा? दासों और मजदूरों के द्वारा। तो ग्राम भोजक की जमीन पर कौन खेती करते थे? दास और मजदूर। दास का मतलब होता है गुलाम, दास एवं मजदूर। अब है तमिल में हलवाई को क्या कहा जाता था? तो अभी हमने बताया है तमिल में हलवाई को क्या कहा जाता था? उन्हें उणवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उणवार। उणवार। ठीक है। अब है कि अधिकांश गृहपति भूस्वामी होते थे। तो अधिकांश गृहपति कौन होते थे? ग्राम भोजक। ये क्या होते थे? जो ग्राम भोजक होते थे ये भूमि के स्वामी होते थे। तो अधिकांश गृहपति कैसे भूस्वामी होते थे? छोटे छोटे किसान होते थे। छोटे छोटे जो किसान होते थे अधिकांश गृहपति होते थे। छोटे छोटे किसान। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, ग्राम भोजक के काम बताओ और वे शक्तिशाली क्यों होते थे? तो अभी हमने बताया है ग्राम भोजक टैक्स भी वसूलते थे। इनके पास ये भूस्वामी के मालिक होते थे जिन पर दास और मजदूर काम किया करते थे। गांव के ये धनी व्यक्ति होते थे। तो अभी ऊपर में हमने बताया है। यहाँ पे है कि अगला प्रश्न है कि गांव और शहर दोनों की सूची बनाओ और साथ ही साथ शिल्पकारों की भी सूची बनाओ। तो गांव और शहरों में रहने वाले शिल्पकार की सूची बनाना है। तो ऊपर पढ़ेंगे और उस चैप्टर के बाद पढ़ने के बाद उसका एक सूची बनाएंगे। अब यहाँ पे सही जवाब ढूंढना है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये एनसीईआरटी का सारा प्रश्न है, सब एनसीईआरटी में दिया गया है। सही जवाब ढूंढो। बलय कूप का उपयोग कैसे होता था? बलय कूप का उपयोग जल निकासी के लिए होता था। किसके लिए? जल निकासी के लिए। आहत सिक्के किसके बने होते थे? आहत सिक्के चांदी के बने होते थे। किसके? चांदी के। मथुरा महत्वपूर्ण था किसके लिए? मथुरा महत्वपूर्ण था सबके लिए, गांव के लिए, पतन के लिए, धार्मिक केंद्र के लिए, जंगली क्षेत्र के लिए। ये जो आहत सिक्के होते थे जनरल तौर पे देखा जाए तो चांदी के भी वैसे तो इम्पोर्टेंट था चांदी, लेकिन वास्तव में ये टीन, सोना और हाथी दांत के भी बनते थे। तो लेकिन इसका आंसर होगा चांदी। श्रेणी जो होते थे वे कौन होते थे? किसके श्रेणी होते थे? शिल्पकारों के। श्रेणी किसके होते थे? शिल्पकारों के। ठीक है। तो ये तो था हमारा एक छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर 8। चैप्टर 8 बहुत छोटा चैप्टर था और ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए लाइक कम होता है तो लाइक ज़रूर बढ़ते ज़्यादा करें। साथ ही साथ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करें कि सेशन कैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें कुल 11 अध्याय है जिसमें हम लोग 11वें अध्याय को हम लोग समाप्त कर देंगे और यह छठा क्लास का एनसीईआरटी का इतिहास समाप्त हो जाएगा। 3 अध्याय और बच जाएगा, तो उसे भी हम लोग 1 से 2 दिन में देख लेंगे। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही साथ जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वे सब्सक्राइब कर लें।
तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।